तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिस पे हम कंटिन्यूस एमसीक्यू की सीरीज के फॉर्म में काफ़ी पीवाईक्यूज की, काफ़ी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसके साथ ही हम काफ़ी लेक्चर्स भी टाइम टू टाइम अपलोड किए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में जैसे कि हमने अब तक पूरा बायोटेक का चैप्टर है, उसे हमने तरीके से उसे पढ़ा है, उसके साथ ही उसकी एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस का सेशन भी हो चुका है। उसी क्रम में दूसरा एक सेशन हम लेके आए जिसमें हमने कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया है। उसी के साथ में इसमें हमने काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या फिर जो छोटी छोटी गलती कराने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें भी ऐड किया है। तो उसी के थ्रू हमारा कहीं ना कहीं इस सेशन के थ्रू उस चैप्टर को एक रिवीजन हो जाएगा। और जो साथी शायद जिन्हें ये चैप्टर सही से आ नहीं रहा है या फिर उन्होंने अच्छी तरह से रिवाइज नहीं कर रखा है, उनके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे कि मेनली ये एमसीक्यू का लेक्चर है, लेकिन हम इसमें जो भी क्वेश्चंस होगा उसे ऑप्शंस टिक करके आगे बढ़ने के बजाय प्रॉपर एक एक ऑप्शंस को समझते हुए उसे आगे हम सोल्व करेंगे। तो ताकि हमें उसके रीजंस पता हो कि क्यों कोई ऑप्शन इसका सही है और क्यों कोई ऑप्शन इसका गलत है। तो उसी क्रम में अगर हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें हमें चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसे हमें पढ़ना है, और इनमें हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें छांटना है। तो सबसे पहले अगर देखें जो पहला स्टेटमेंट है इसका, तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि ई कोलाई जो है वो एक कोशिकीय ससीम केंद्र की है। तो इसमें तो आगे पढ़ने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। लेकिन जैसे ही इसे ससीम केंद्र की लिखा, जो मेरे साथी इंग्लिश मीडियम से हैं जिन्हें शायद ऑप्शंस में दिक्कत आएगी, तो जहां जहां नीड होगी मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता जाऊंगा। तो इसमें जो लिखा है ससीम केंद्र की, इसका मतलब है यूकेरियोटिक सेल। तो यूकेरियोटिक सेल से हमें पता है कि जो ई कोलाई है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो ये ऑप्शन यही गलत हो गया। और अगर किसी को नहीं पता है बेसिक लेवल पे भी, तो बता दूं, इस ससीम केंद्र की हिंदी में और इंग्लिश में जैसे यूकेरियोटिक सेल बोलते हैं, इससे इसका मतलब ये है कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक जो होता है, नाम में ही इसमें क्लियर पड़ा है ससीम केंद्र की, यानी ससीम यानी ऐसा केंद्रक जिसकी एक सीमा हो, जिसकी एक बाउंड्री हो, जिसकी एक परिधि हो, जिसके ऊपर एक एनवेलप मिले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिले। तो ऐसी सेल को हम यूकेरियोटिक सेल बोलते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसे हम असीम केंद्र की बोल देते हैं हिंदी में, यानी ऐसी सेल जिसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई उसकी परिधि नहीं है, उसका कोई एनवेलप नहीं है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे यूकेरियोटिक लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। तो अब बेसिक एक एक वर्ड्स का चेंज फेरबदल होता है जिसमें क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अगला जो ऑप्शन है जो है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है, इसका जो टीआई प्लाज्मिड का उपयोग तंबाकू के पौधे में निमेटोड विशिष्ट जीन को शामिल करने के लिए वाहक के रूप में किया जाता है। तो इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि हमने जैसे पढ़ा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जब हम प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं, इसमें किस तरह से उसमें हमारी वांछित जीन को भेजा जाता है और किस वाहक के थ्रू भेजा जाता है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जो है उसका टीआई प्लाज्मिड हम यूज करते हैं, उसके ऊपर जो टीडीएनए होता है उसको हटा के हमारा वांछित जीन उसे उसमें डाल देते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम करता है वहाँ पे। तो हाँ, कहीं ना मतलब अगर हम देखें तो बायोटेक कोई बहुत अलग से बनाई गई चीज नहीं है लोगों की तरह। नेचर के अंदर सारे सिस्टम्स ये पहले से प्रेजेंट थे, हमने बस इन्हें पता किया है और आज की डेट में हम इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो इस ऑप्शन में ये लिखा है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का जो टीआई प्लाज्मिड है इसका उपयोग किया जाता है तंबाकू के पौधे में निमेटोड विशिष्ट जीन को शामिल करने के लिए। तो ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें ये लिखा है कि जो सबसे पहली ट्रांसजेनिक जो गाय बनाई गई थी उसका नाम डोली है। अब इस ऑप्शन के अंदर कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, इसको तो ध्यान में ही रखना है कि जो पहली ट्रांसजेनिक एनिमल जो बनी थी ना, जो गाय, उस गाय का नाम रोजी था, ना कि डोली। तो वो था इसका नाम रोजी, जिसके अंदर एल मतलब इसका ये जो ऑप्शंस आते हैं ना इन्हें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि काफी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, उनके हमें नाम बेसिक सीधा ही याद रखना है। ट्रेसी जो भेड़ थी उसका नाम मतलब जो एक भेड़ थी ट्रांसजेनिक उसका नाम ट्रेसी रखा गया, उस तरह इस गाय का नाम रोजी रखा गया। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। तो यानी फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है और थर्ड ऑप्शन गलत है। अब जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ हिंदी में लिखा है वातस्पीति के इलाज के लिए यहाँ ए की जगह अल्फा है, तो ए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किया जाता है। अब सबसे पहले बता दूं, वातस्फीति बोला जाता है एम्फीसीमा को, हिंदी में बोलते हैं उसे वातस्फीति। तो एम्फीसीमा जो रोग होता है उसके इलाज के लिए क्या अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है उसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू ही प्राप्त किया जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। ये लाइन एज इट इज एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिलती है और ये बेसिक एप्लीकेशंस वाली चीजें हैं।
तो इसका जो अगर स्टेटमेंट वाइज देखें तो पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट अलग वापस गलत है, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो सही है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारे पास ऑप्शन जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर से मतलब यहाँ पे है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पीसीआर में क्या होता है, हमें पता है कि बेसिक 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। तो इसमें करा क्या जाता है कि जो पीसीआर जो टेक्निक होती है उसमें क्या होता है कि जो डीएनए, मान लो हमें कोई भी क्राइम सीन है जहाँ से डीएनए का छोटा सा सैंपल मिला, अब या फिर कोई भी टेक्निक है उसमें जहाँ पीसीआर यूज हो रहा है, ये काम क्या करता है कि जो डीएनए की बहुत कम मात्रा होती है, जो शायद हमें दिखे भी ना, जो बहुत ही कम है, जिसे किसी चीज में काम ना लिया जा सके, उसका एम्पलीफिकेशन करने के लिए टेक्निक काम आती है। उसमें क्या होता है, रिपीटेड साइकिल चलती हैं उसके रेप्लिकेशंस की या एम्पलीफिकेशन की, उसके अंदर हम मतलब 2n के तक हम मतलब जो बेसिक इसका फॉर्मूला होता है वहां तक हम इसकी कॉपीज बना सकते हैं। यानी कि बहुत कम मात्रा के अंदर अगर हमारे पास डीएनए है और उसकी हमें मात्रा बढ़ानी है, तो पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि पीसीआर का निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है या फिर अनुप्रयोग नहीं है। तो ऑप्शंस को देखें तो जीवाणु या विषाणु की बहुत कम मात्रा को पहचानना। अब इसको समझने के लिए हम ऐसे देखेंगे कि अभी जैसे हाल ही में पेंडेमिक आया था, कोविड आया था, तो कोविड के अंदर सबने आरटीपीसीआर तो कराया ही होगा, जो भी मतलब इन्फेक्शन जिनको हुआ है, जिनको डाउट भी हुआ। तो आरटीपीसीआर क्या था, बेसिक जो आरटीपीसीआर उस टाइम पे किया गया था, ये था रियल टाइम पीसीआर। इसमें क्या किया जा रहा था कि हम जो सैंपल दे रहे थे, अगर उस सैंपल के अंदर वायरस प्रेजेंट है या फिर उसका जीनोम प्रेजेंट है, इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी मात्रा बड़ी कम है सैंपल के अंदर, लेकिन उसमें जब रियल टाइम पीसीआर चलाया जाता है, तो उस रियल टाइम पीसीआर में क्या होता है कि जब वो सैंपल के अंदर जो जीनोम प्रेजेंट है उसका जब एम्प्लीफिकेशन होता है डीएनए का, तो कहीं ना कहीं उस वायरस का भी साथ के साथ एम्प्लीफिकेशन होता जाता है। तो वो जो पहले डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसके एम्प्लीफिकेशन के बाद में उसकी बढ़ी हुई मात्रा को देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इन्फेक्शन हुआ है। तो उसी तरह से जो आरटीपीसीआर जो था कि जो है मैंने आपको समझाया है, तो ये जो पहला ऑप्शन है कि जीवाणु या विषाणु की बहुत कम मात्रा को भी पहचानने में पीसीआर काम में आता है, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है संदिग्ध कैंसर रोगी के जीन में उत्परिवर्तन को पहचानना। अब कि हमें किसी पेशेंट के ऊपर डाउट है कि इसको कैंसर है या नहीं है, तो ऐसे में अगर हमें चेक करना है तो उसकी पहचान के लिए भी पीसीआर काम में आता है। क्यों? क्योंकि जब प्रोटो ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन या कोई रीजन से वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी वजह से सेल्स के अंदर मल्टीपल टाइप डिवीजन होना शुरू हो जाता है और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। तो ऐसी कंडीशन में उस म्यूटेशन को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस जीन का एम्प्लीफिकेशन करके और आगे प्रोब्स वगैरह यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि इसमें जो जीन एक्चुअल में थी उसमें डिफेक्ट आया, कोई म्यूटेशन आया है या फिर नहीं। तो इस तरह से पीसीआर उसमें भी यूज हो रही है। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हाँ संदिग्ध कैंसर के रोगी के अंदर जीन के म्यूटेशन को पहचानने में हम इसका काम में ले सकते हैं। फिर आता है थर्ड, वांछित डीएनए खंड का प्रवर्धन। यानी कि हमारा जो वांछित डीएनए जो है उसका प्रवर्धन करने के लिए तो होता ही है बेसिक जो बायोटेक के स्टेप्स हैं, बेसिक किस तरह से बायोटेक के अंदर सारा स्टेप बाय स्टेप काम होता है, तो उसमें पीसीआर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम बहुत कम मात्रा के साथ अगर काम करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर सारी रिएक्शंस होती हैं बहुत कम मात्रा में, हमें दिखती भी नहीं आंखों से, कब प्लाज्मिड के साथ हमारा डीएनए जुड़ जाता है, कब वो ट्रांसफर हो जाता है होस्ट के अंदर। तो ऐसी कंडीशन जो चीज आंख से दिख ही नहीं रही है, जो पूरा कोइंसिडेंस से चल रहा है कि हाँ वो एक मतलब कोइंसिडेंस है कि वो आके आपस में अटैच हो जाते हैं वेक्टर के साथ में, फिर वो होस्ट के अंदर चले जाते हैं। तो कोइंसिडेंस तभी बढ़ सकते हैं जब उसकी संभावनाएं हम बढ़ा दें, और संभावनाएं कब बढ़ेगी, जब हम अपना डीएनए कंटेंट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में डालें, ताकि वो कहीं ना कहीं ऐसा कोइंसिडेंस हो कि वो अटैच हो ही जाए या फिर होस्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें वांछित जो डीएनए होता है उस खंड का एम्प्लीफिकेशन करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी पीसीआर काम आता है। अब जो फोर्थ ऑप्शन है, रोगाणुओं के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी की पहचान करना। यानी कोई पैथोजन आया, कोई एंटीजन हमारे अंदर आया और उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी उसकी पहचान करने में पीसीआर कोई काम नहीं करता। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि इसका जो इसमें जो पहला ऑप्शन था ये सही है कि हाँ ये एप्लीकेशन है, सेकंड जो है ये भी एप्लीकेशन है, थर्ड भी एप्लीकेशन, लेकिन फोर्थ इसका एप्लीकेशन नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो इसका जाएगा फोर्थ। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रोब क्या है। तो अब जो टूल्स एंड टेक्निक या फिर जो बायोटेक में बेसिक जो लास्ट के टेक्निक्स दी हुई है उनमें प्रोब के बारे में बताया है।
तो पहला तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस ही, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो डीएनए प्रोब के बारे में पूछा है तो यहाँ पे आरएनए वाला ऑप्शन तो कट ही हो जाएगा। डीएनए प्रोब के बारे में पूछा तो डीएनए ही होगा कोई। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है जब मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो जब नाइट्रोसेलुलोज वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जब प्रॉपर लास्ट में हमारे पास वो बैंड पैटर्न आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास अलग अलग सैंपल, मान लो ये ए सैंपल, एक ए आदमी के डीएनए का जो फिंगरप्रिंटिंग करी वो, फिर ये बी और ये सी। अब हमें चेक करना है, जैसे ये रहा ऐसे करके ना, इसके ऐसे बैंड्स आए और इसके भी ऐसे कुछ बैंड्स आए, और ये हमारे पास जो एक्चुअल क्राइम सीन से जो हमें मिला वो वाला बैंड है। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तो अगर हमें चेक करना है कि ये मतलब किस तरह से कौन सा बैंड मैच हुआ, तो हम क्या आंख से देख के बता सकते हैं कि हाँ ये बैंड मैच हो रहे हैं? तो इस कंडीशन में डीएनए प्रोब्स यूज किए जाते हैं या अदर कहीं भी जगह पे। प्रोब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमें पता है कि डीएनए के अंदर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिलती है ना। प्यूरिन से पैरामिडिन ही अटैच होता है, खाली प्यूरिन या प्यूरिन आपस में अटैच नहीं होते, जो कि बेसिक चीज है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो ये जो जीन है, अब मुझे पता लगाना है कि इस बैंड के अंदर एक मान लो फलानी कोई जीन है जिसके बारे में मेरे को सीक्वेंस पता है। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पे जो बैंड मिला है उसमें वो जीन प्रेजेंट है या नहीं। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, उसी का अपोजिट, उस जीन का अपोजिट एक सीक्वेंस बना के रखूंगा, और उस सीक्वेंस को मैं जब इसके सैंपल के साथ डाल के हाइब्रिडाइज कराऊंगा तो इसमें क्या होता है, इस डीएनए प्रोब के ऊपर रेडियो एक्टिव कुछ सब्सटेंस भी अटैच कर दिए जाते हैं, और जब ये जाके उस कॉम्प्लीमेंट्री जो इसका सीक्वेंस होता है उसके साथ जाके अटैच होते हैं तो ये रेडियो लेबल जो सब्सटेंस है ये क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। और उस रेडियो एक्टिविटी की वजह से हमें पता लग जाता है कि हाँ हमारा जो नोन सीक्वेंस है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जाके जुड़ चुका है। ऐसी कंडीशन में मतलब कि यहाँ पे वो सीक्वेंस प्रेजेंट है, और इस तरह से हम पता लगाते हैं कि हाँ हमारा जो भी अगर म्यूटेशन चेक करना है या फिर फिंगरप्रिंटिंग के अंदर ये सब चीज़ देखनी है तो वो हाइब्रिडाइजेशन से इस रेडियो एक्टिविटी से हमें पता लग जाता है। तो डीएनए प्रोब क्या है, डीएनए प्रोब मेनली अगर रेडियो लेबल्ड है तो उसमें रेडियो लेबल किया जाता है, नॉन सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि इसे अटैच करना है। डबल स्टैंडर्ड होगा तो वहां जाके अटैच नहीं होगा, तो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। तो इसी के साथ इक्वेशन खत्म होता है। तो डबल स्टैंडर्ड वाले तो दोनों ही खत्म, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं जो कि हाँ डीएनए प्रोब होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा थर्ड। बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन आ जाते हैं कई बार। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन तो हमें इसे मिलाना है। तो इस क्वेश्चन में हमें देखना है, देखो इस क्वेश्चन में समझने वाला कुछ भी नहीं है, इसे याद ही करना है कि जो होता क्या है कि बीटी कॉटन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि बीटी कॉटन के अंदर भी जो क्राइजीन होती है वो ऐसा नहीं सब कीड़ों को मार देती है। तो उसमें भी वो स्पेसिफिक जो ऑर्थोपोडा जो हमारा है उस फाइलम है उसके अंदर कुछ क्लासेस होती है उन्हें ही टारगेट करती है। तो ऐसे में वो क्लासेस और इनके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में सीधे के सीधे दिए हुए हैं और वहां से आपको याद करने हैं। तो क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो ऐसा है कि इसमें कुछ हमें मिलान करना है, लेकिन ये मिले हुए ही हैं। जो लेपिडोप्टेरॉन है इसका ऑप्शन ये क्या करता है कि जो टोबैको बर्ड वॉर्म होता है और उसके अलावा आर्मी वॉर्म, इनको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो लेपिडोप्टेरन क्लास होती है इसके अंदर आते हैं जो टोबैको बर्ड वॉर्म यानी हिंदी में तंबाकू का कली का कीड़ा, और सैनिक कृमि यानी आर्मी वॉर्म। तो ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक इसी को टारगेट करती है वो जीन्स, ये इस क्लास को। कोलियोप्टेरन के अंदर आते हैं भृंग यानी बीटल्स, और डिप्टेरन के अंदर आती हैं मक्खी और मच्छर। अब इसे याद रखना है ना तो पूरा नहीं रटा जाएगा, लेकिन जनरली मैं ऐसे याद रखता हूँ, डिप्टेरन यानी डिप्टेरन में है डाई, ऐसे याद रख सकते हैं। डाई डाई मतलब टू, टू यहाँ पे मक्खी और मच्छर, ये दो ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसको ऐसे ही इसमें समझने वाला कुछ है नहीं तो इसे रटना ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी इसमें आते हैं तंबाकू का कली का कीड़ा और सेनुकृमि, और जो डिप्टेरन में आते हैं मक्खी और मच्छर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो इसमें बेसिक सी बात है कि जब हम बायोटेक के अंदर एप्लीकेशंस के बाद में जब हम देखते हैं डायग्नोसिस वाला जो पार्ट है उसमें कई टेक्निक्स के बारे में देखते हैं।
तो उसमें जो एलाइजा जो टेक्निक आती है वो एलाइजा टेक्निक स्पेसिफिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड होती है। ये आपको ऐसे ही याद रखना है। हालांकि टूल्स एंड टेक्निक में बेसिक ये काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन जो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी में ऐसा कुछ नहीं होता। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है तो ये भी कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड नहीं है। इसके अंदर तो पूरा अलग प्रोसेस चलता है। पीसीआर है, पीसीआर के अंदर डीएनए एम्प्लीफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी अगेन वापस आती नहीं है। तो जो ऑप्शन बचा वो है एलाइजा। तो एलाइजा इसका सेकंड आंसर जाएगा। एलाइजा की फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो ये क्वेश्चन बेसिक बेसिक है जो कि आ जाते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको क्योंकि जो डायग्राम्स हैं, जो भी लेबल्ड चीज़ें आती हैं हमारे डायग्राम्स या फिर कुछ भी चीज़ें, तो वो हमें एज इट इज़ याद होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पेपर में सीधे डायग्राम की लेबलिंग के भी आ जाते हैं, या फिर उनके थ्रू हमें कुछ सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जो एक हम देखते हैं इसमें PBr322 जो कि एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। तो ये प्लाज्मिड के ऊपर 2 एंटीबायोटिक्स मिलती है। मैंने खाली हेल्प के लिए यहाँ पे डायग्राम साथ में अटैच किया था। तो इसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मिलती है, तो इसमें तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसमें एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन नाम की 2 एंटीबायोटिक्स मिलती है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट। बाकी इसमें क्लोरिमफेनिकोल की नहीं मिलती, अगेन ये भी इसमें नहीं, केनामाइसिन की भी नहीं मिलती। तो जो PBr322 है इसके अंदर 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स मिलती हैं जो कि है एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब ये भी सीधा सा क्वेश्चन है। इन चीज़ों को ज़्यादा इनमें दिमाग लगानी नहीं है, बट ये सीधे के सीधे एप्लीकेशन वाले पार्ट से बनते हैं। तो द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल विद। तो जो 4 साल की एक बच्ची थी 1990 के अंदर, उसको फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट दिया गया था जीन थेरेपी के थ्रू। उसके अंदर एडिनोसिन डी एमाइनेज जो एंजाइम थी उसकी कमी थी, उसकी वजह से उसे क्योर करने के लिए उसमें जीन थेरेपी दी गई थी। तो ये सीधा सा आंसर है इसका। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। इसमें टायरोसिनेज का नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, इंसुलिन की कमी का भी नहीं था, फाइब्रिलिन की भी कमी नहीं थी। तो इसका हमें याद रखना है कि एडिनोसिन डी एमाइनेज की कमी के लिए जो उसमें फर्स्ट जीन थेरेपी दी गई थी 1990 के अंदर, एक 4 साल की बच्ची थी जिसको SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी डिजीज थी। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस बच्ची को जीन थेरेपी दी गई थी। द मेथड विच इज यूज टू इंट्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू एनिमल सेल। तो ये जो क्वेश्चन है कि जैसे हमें अपना डिजायर्ड डीएनए किसी सेल में भेजना होता है तो उसके कई तरीके होते हैं। उसे हम डायरेक्ट भेज सकते हैं, उसे हम वेक्टर के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर उसके अलग मेथड्स भी हो सकते हैं। तो उनमें जो इसमें ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो जीन गन की जो विधि है, जीन गन या बायोलिस्टिक, इसमें क्या करते हैं हम, टंगस्टन या गोल्ड के जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर डीएनए की कोटिंग करके डायरेक्ट बम्बार्टमेंट कराई जाती है और उसे सेल के अंदर भेजा जाता है। लेकिन इसे आप क्वेश्चन को सही पढ़ें तो स्पेसिफिक एनिमल सेल के बारे में पूछा गया है। तो एनिमल सेल के अंदर जीन गन वगैरह यूज नहीं किया जाता। इसमें ये प्लांट सेल पे मेनली यूज किया जाता है। तो इसका जो मैं सीधा थर्ड ऑप्शन तो सेम वही है, बायोलिस्टिक जीन गन एक ही बात होती है। तो सूक्ष्म अंतःक्षेपण जो है, माइक्रो इंजेक्शन, परपोसी की बदलती पारगम्यता, ऐसा कुछ नहीं है। इसके थ्रू भी एनिमल सेल के अंदर स्पेसिफिक नहीं भेजा जाता। बट माइक्रो इंजेक्शन की जो टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं, बहुत ही पतली एक नीडल होती है, फाइन नीडल 0.5 माइक्रोमीटर की उसकी डायमीटर की होती है। तो जो वो माइक्रो नीडल के थ्रू क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट जो डीएनए होता है उसे इंजेक्ट कर दिया था सेल के अंदर। तो ये एनिमल सेल के अंदर स्पेसिफिक करा जाता है माइक्रो इंजेक्शन का यूज, बहुत ही फाइन निडल के थ्रू। तो जो इसका आंसर जाएगा कि एनिमल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन यानी सूक्ष्म अंतःक्षेपण की जो टेक्निक होती है उसे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी बेसिक सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इसमें ऐसा लिखा है कि ए सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, यानी एक वर्ण योग्य चिन्ह का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हमने देखा होगा कि हमारा जो प्लाज्मिड होता है, जो वेक्टर होता है, जो हमारा जो वांछित डीएनए होता है उसे एक होस्ट के अंदर लेके जाता है, लेके तो चला गया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो हमारी डिजायर्ड जीन को वहां तक पहुंचा पाया। तो ऐसे में उसे चेक करने के लिए हमें कई सिलेक्टेबल मार्कर्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम उन्हें आपस में ऐसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हाँ इस बैक्टीरिया के अंदर हमारी डिजायर्ड जीन जा चुकी है या फिर नहीं। तो ऐसी कंडीशन में पता लगाने के बाद ही हम उन बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं जिनके अंदर हमारी डिजायर्ड जीन जाती है, ताकि हम वो प्रॉपर प्रोडक्ट को वहां से आइसोलेट कर पाए।
तो ऐसी कंडीशन में जो सिलेक्टेबल मार्कर हैं, तो वो मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि क्यों इनका यूज किया जाता है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि गैर रूपांतरित को हटाने में तथा रूपांतरित को अलग करने में सहायता करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो रूपांतरित या ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है या फिर रिकॉम्बिनेंट नहीं है, और जो तो उसको अलग करता है रिकॉम्बिनेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेंट से। ये हिंदी और इंग्लिश में रूपांतरज और पुनर्योगज में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रूपांतरज को तो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, और पुनर्योगज को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो ये दो चीजें इन्हें याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है किसी विदेशी जीव के अंदर वांछित लक्षण के लिए जीन की पहचान करना, यानी कि कोई एक जीव है दूसरा, उसके अंदर हमें जीन किसी हमारे ट्रेट को एक्सप्रेस कराना है, तो उसके लिए जीन की पहचान करना। तो उस जीन की स्पेसिफिक पहचान करने के लिए कि भाई हम डिजायर्ड जीन को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए सिलेक्टेबल मार्कर्स का कोई यूज नहीं होता। सिलेक्टेबल मार्कर्स ओनली यूज होते हैं वेक्टर्स के अंदर, जब वो होस्ट के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए को पहुंचा देता है, तो उस कंडीशन में वहां पे पता लगाना कि क्या वो सही से उसमें पहुंच पाया या फिर नहीं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है। फिर किसी विशिष्ट फसल में परिवर्तन के लिए उपयुक्त वाहक का चयन करना, कोई रिलेवेंस नहीं है, फालतू का ऑप्शन है। इसके बाद अगला जो है प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करके गुणसूत्र पर एक जीन के अलगाव को चिन्हित करने में, ये ऑप्शन भी एकदम रिलेवेंट नहीं है। तो जो बेसिक चीज है हमें जो पता है कि वो उसके हिसाब से जो इसका सही आंसर जाता है वो है फर्स्ट। सेकंड भी सही नहीं है, मतलब किसी हम जो यहाँ पे जीव की जगह जीन है, सॉरी ये कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। तो किसी भी दूसरे जीव के अंदर हम उस जीन की पहचान के लिए उसे बिल्कुल यूज में नहीं लेते, जहाँ पे कि हमें कौन सी जीन हमारे डिजायर्ड ट्रेट को एक्सप्रेस कराने के लिए यूज करनी है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। तो इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन वेक्टर विल लीड टू द, मतलब इसमें ऐसा कहा गया है कि जो वेक्टर होता है हमारा, तो उस वेक्टर के अंदर अगर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए मल्टीपल साइट्स मिलेंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो एक बार हम देखते हैं बना के। मान लो ये मैंने वेक्टर बना दिया, प्लाज्मिड बना दिया, इसके अंदर मान लो यहाँ पे एक साइट थी इको R1 के लिए, यहाँ पे भी एक साइट मिली इको R1 के लिए, यहाँ पे भी एक साइट मिली। ये हम बात कर रहे हैं एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर मल्टीपल साइट्स मिलती हैं एक उसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब जब मैं इको R1 को इसके अंदर डालूंगा, तो मान लो ये इको R1 आया और इको R1 अपनी साइट को पहचानेगा, यहाँ पे आके कट लगा देगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे कट लगा देगा, फिर इसको अपनी एक साइड पैलिंड्रोमिक साइट यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे भी कट लगा देगा, और एक साइड यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ भी कट लगा देगा। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इसके मल्टीपल टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही एक है, और ये प्लाज्मिड हो जाएगा खराब। तो इस प्लाज्मिड में क्या ये मल्टीपल टुकड़े किस वजह से मिले कि हमारे पास एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए मल्टीपल साइट्स थी। तो इस हिसाब से इसके ऑप्शंस देखते हैं कि इसके पहला ऑप्शन है कि बहुत सारे खंडों का निर्माण हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे उसके और वो काफी टुकड़ों में टूट जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसी ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, तो इसी के साथ ये भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको वापस एक बार मैं पीछे के उस डायग्राम के ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको ये चीज आसानी से समझ आ जाए। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हमें मिलाना है। अब यहाँ पे लिखा है ROP बाम H1 PVU फर्स्ट साल फर्स्ट, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और फिर PVU सेकंड। तो कहीं ना कहीं अगर आप नाम सुन के देख रहे हैं तो ये उस प्लाज्मिड PBr322 से ही आया है। तो उस PBr322 के डायग्राम को हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखो, ये PBr322 में यहाँ पे ROP, तो जो रेप्लिकेशन में जो प्रोटीन्स यूज होती हैं उनको एक्सप्रेशन के लिए जो जीन्स होती हैं तो वो यहाँ पे मिलती हैं। ये ORI साइट है जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है। तो अब ध्यान से देखना है कि किस जीन के ऊपर कहाँ पे कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट मिल रही है, उसमें हमें वही मिलाना है। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार,
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर क्या मिल रहा है, पीएसटी फर्स्ट और पीवीयू फर्स्ट। और यहाँ पे ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन है इसके अंदर क्या मिल रहा है, बाम H1 एंड साल1 इन आरई की साइट मिल रही है। और जो आरओपी रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन जो है उसमें साइट मिल रही है पीयूवी सेकेंड का। तो इन्हें याद रखना है। अब उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो उसी के साथ अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन, तो इस पे हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ऑप्शंस को अगर देखें तो ऑप्शंस है आरओपी, देन बाम H1, फिर पीवीयू फर्स्ट, साल फर्स्ट, पीवीयू सेकंड, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो ये क्वेश्चन तो है मैच द कॉलम का, लेकिन ऑप्शंस को देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये हम कहीं ना कहीं इसमें पूछा जा रहा है पीबीआर थ्रू 2 प्लाज्मिड जो है उसके अंदर कौन सी साइड पे कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिल रहा है। तो उस बारे में अगर बेसिक हमें थोड़ा बहुत पता हो तो उसमें क्या होता है कि कहाँ पे क्या है वो हमें देखना है। तो उसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। एक तो होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एक होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इसके अलावा यहाँ पे एक आरओपी रीजन होता है, यानी रेप्लिकेशन के अंदर जो प्रोटीन्स हमें जरूरत होती है तो उनके रेप्लिकेशन के लिए जो जीन होती है उसको एनकोड करने वाली, तो वो मिलती है इस आरओपी साइट पे। उसके अलावा यहाँ पे एक ओरी साइट होता है, ओआरआई साइट, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि अब हमें देखना है कि कौन सी साइट पे कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिल रहा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि जो बाम H1 है वो मिलता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर, फिर साल1 जो है वो भी हमें मिलता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर। ये हालांकि सारे कैपिटल में नहीं होते लेकिन मैंने ऐसे लिख दिए हैं। तो जो साल1 है ये मिलता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे। फिर जो पीवीयू फर्स्ट जो है ये मिलता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर। और जो पीएसटी फर्स्ट है ये भी मिलता है यहाँ पे। और जो पीवीयू सेकंड जो होता है ये मिलता है हमें आरओपी साइट के ऊपर। अब ये जो डायग्राम है ना, हमें लेबल वाले जो डायग्राम है, जो भी एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स मिलते हैं, हमें एज इट इज उन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, वो हमें याद होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन के अंदर या तो उनकी लेबलिंग पूछ लेते हैं या उसके अंदर से कोई डिटेल पूछ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको डायग्राम पूरा अच्छे से याद है तो आप उस क्वेश्चन को एज इट इज वहीं कर सकते हैं। हालांकि हमने ये डायग्राम पहले भी एड किया था किसी क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर और भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स मिलती हैं, EcoR1 की साइट मिलती है या फिर हिन थर्ड की साइट मिलती है। लेकिन स्पेसिफिक हमें इसमें पूछा गया है कि टेट्रासाइक्लिन के बीच में, एम्पिसिलिन के बीच में और आरओपी के बीच में कौन सी साइट मिलती है। तो इसके हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या है कि हमने ये बना लिया, तो इसके हिसाब से हम मैच करते हैं इन कॉलम्स को। तो जो आरओपी है तो आरओपी साइड पे हमें मिल रहा है पीवीयू सेकंड, तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन क्या, फर्स्ट। फिर बाम H1 जो है वो हमें कहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर। देन पीवीयू फर्स्ट है, पीवीयू फर्स्ट मिल रहा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर, तो ये ऑप्शन भी सी के साथ मैच हो गया। और जो साल1 है वो हमें मिल रहा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के ऊपर। तो इसके हिसाब से मैच द कॉलम का अगर हम ऑप्शंस के साथ कंपेयर करें तो फर्स्ट में देखते हैं, तो फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी। तो ये ऑप्शन फर्स्ट ही जाएगा इसका आंसर सही। लेकिन मेन जो इस क्वेश्चन का मतलब था वो ये था कि हमें ये डायग्राम पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एग्रोज का उपयोग निम्न में से किस में होता है। एग्रोज जेल जो होता है ना, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। अब होता है कि एग्रोज जो होता है ये मिलता है हमें रेड एल्गी से, ठीक है, या फिर सी वीड भी लिख सकते हैं, हिंदी में बोलते समुद्री खरपतवार से मिलता है। तो ये ग्रेसिलेरिया या जिलेडियम से मिलता है। तो ये डिटेल्स है जो कि एनसीईआरटी में सीधी मेंशन्ड है। तो जो एग्रोज है उसका उपयोग किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। तो उसके हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर तो दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा एज इट इज जो इसका आंसर सामने ही है। एलाइजा के अंदर कोई जेल यूज नहीं होता। पीसीआर हम यूज करते हैं डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए, और जो टिश्यू कल्चर है उसके लिए उसके अंदर भी कहीं एग्रोज का यूज नहीं होता। तो एग्रोज जो यूज होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो है उसके स्टेप्स के बारे में इसमें बोला है। तो हमें ध्यान रखना है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि हमने पहले डिस्कस किया था उसमें क्या होता है कि हम डीएनए की बहुत कम मात्रा को भी एम्पलीफाई करके उसमें उसे हम यूज कर सकते हैं।
किसी भी टेक्निक, इस टेक्निक में मेनली क्या होता है कि डीएनए की बहुत सूक्ष्म मात्रा को बहुत से रिपीटेड साइकिल्स के थ्रू हम उसकी एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, उसका रेप्लिकेशन करते हुए उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनिलिंग, और तीसरा होता है एक्सटेंशन। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस हिंदी में लिखे हुए हैं तो मैं आपको हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो इसमें डीनेचुरेशन को बोलेंगे निष्क्रियकरण। देन एनेलिंग को बोल देते हैं तापानुशीलन। और एक्सटेंशन को बोल देते हैं प्रसार। तो जो इसके स्टेप्स होते हैं ये इस तरह से होते हैं। तो इसमें होता क्या है डीनेचुरेशन के अंदर, क्या अब बेसिक जो रेप्लिकेशन के अंदर भी होता है। तो जब रेप्लिकेशन में क्या होता है कि हमारा डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, अगर आपको पता हो, तो उसमें सबसे पहले रेप्लिकेशन फोक बनता है, उसके साथ में आगे प्राइमर अटैच होते हैं, फिर बाद में उस स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए का दूसरे स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है और रेप्लिकेशन के थ्रू हमारा डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। तो सेम स्टेप इस टेक्निक में भी यूज होते हैं, बस इन विट्रो होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है हर स्टेप के अंदर। तो ये 3 स्टेप है। डीनेचुरेशन में सबसे क्या होता है, पहले क्या होता है, जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है इनको अलग अलग किया जाता है, इनके जो बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स की, उनको तोड़ा जाता है। उसके बाद में जो रेप्लिकेशन फोक बनता है उसके अंदर आके प्राइमर्स अटैच होते हैं। यानी कि क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो उसका रेप्लिकेशन करता है लेकिन वो इनिशिएशन नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसे प्राइमर चाहिए होते हैं। तो उसके साथ आगे प्राइमर जुड़ते हैं, तो वो स्टेप होता है एनेलिंग का। उसके बाद वो प्राइमर उस स्ट्रैंड पे नए डीएनए के स्ट्रैंड को सिंथेसिस करते हैं, वो स्टेप जो होता है एक्सटेंशन का होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का बस बेसिक हमें इसमें यही पूछा गया है कि इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें लिखा है निष्क्रियकरण, सेकंड स्टेप इसमें लिखा है प्रसार, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, तो ये ऑप्शन तो हो जाता है गलत। सेकंड के अंदर तापानुशीलन, सेकंड स्टेप को ही पहले लिख दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड के अंदर प्रसार, जो पहला जो हमारा थर्ड स्टेप है उसे ही सबसे पहले लिख दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ स्टेप जो है, फोर्थ ऑप्शन, उसमें लिखा गया है कि डीनेचुरेशन देन एनेलिंग देन एक्सटेंशन। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर जाता है वो है फोर्थ। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। बेसिक क्वेश्चन था, टेक्निक की जो माइनर डिटेल्स हैं उनके बारे में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है ना, वो क्या होती है कि जब हम हमारा जो वांछित जीन है वो हम होस्ट के अंदर डाल देते हैं, वो एक्सप्रेस करता है, देन वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। कॉपीज बनाने के बाद, एक्सप्रेशन के बाद, जो हम उससे फिर बाद में हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, उसके बाद उसे मार्केट तक लाने के बीच में जो जो स्टेप होते हैं, उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक, उसके अंदर उसका प्रॉपर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मिलाना, उसकी पैकेजिंग, जो भी, तो मार्केट तक पहुंचाने तक के जो भी उसके काम होंगे, उसके अंदर ट्रायल्स होंगे, वो सारे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के पार्ट होते हैं। तो बेसिक इसके अंदर यही समझना था। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, पहला ऑप्शन पृथक्करण यानी कि आइसोलेशन। तो आइसोलेशन जो है वो ऑब्वियसली डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम प्रॉपर जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसे हम आइसोलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है संरक्षण, यानी कि मान लो कोई भी हमने डिजायर्ड कोई चीज बनाई, प्रोडक्ट बनाया, तो उसकी शेल्फ लाइफ भी होनी चाहिए, उसका प्रॉपर उसका संरक्षण हमें भी करना है कि वो प्रॉपर मार्केट तक पहुंच के अच्छे से उसका स्केल अप उसको हम कर सकें। तो उस कंडीशन में उसमें प्रिजर्वेटिव्स में मिलाए जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी इसका सही है कि ये इसका पार्ट है। थर्ड शुद्धिकरण या फिर प्यूरिफिकेशन, तो इसमें कोई अशुद्धियां हैं, उसमें कंटेमिनेशन है, वो सब चीजें हटानी पड़ेंगी, प्यूरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो ये तीसरा स्टेप भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का ही पार्ट होता है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति या फिर इसको लिख सकते हैं हम एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो हमारा डिजायर्ड जीन जो हमने होस्ट के अंदर डाला है, क्या वो एक्सप्रेस कर रहा है, क्या वो उस जीन से जो प्रोटीन बनने वाली है उसे प्रोटीन को उस सिस्टम के अंदर बना पा रहा है। तो उस चीज को बोलते हैं एक्सप्रेशन, अपने आप को अभिव्यक्त करना। लेकिन एक्सप्रेशन डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का पार्ट नहीं है। एक्सप्रेशन उससे पहले जो हम देखते हैं प्रॉपर उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अंदर उसका ही पार्ट होता है। तो इस हिसाब से जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है उसका पार्ट एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ। अगेन बेसिक क्वेश्चन, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें।
इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें क्या पूछा गया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अब क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या हमें ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते हैं। कैसे कि लास्ट के जो दो वर्ड होते हैं ना, सारा झोल इनमें ही होता है। पेपर के टाइम पे इनकरेक्ट को हम करेक्ट पढ़ते हैं और फिर बाद में उसके चक्कर में हम ऑप्शन गलत सेलेक्ट करके आ जाते हैं। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, करेक्ट इनकरेक्ट को हमेशा आप पहले अंडरलाइन करना, उसके बाद ऑप्शन पे जाना। तो हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से गलत कौन सा है। तो देखते हैं। तो इसमें पूछा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए को विशेष स्थलों पे जुड़ता है। तो बेसिक जो चीज है हमें पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, उसके स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, हर कहीं जाके नहीं अटैच होता, कहीं भी जाके कट नहीं लगाता, अपने फिक्स पैलिंड्रोमिक साइट्स पे जाके अटैच होके वहां की उस साइट पे कट लगाता है। तो यहां तक तो ये ऑप्शन सही चल रहा है। और दो में से केवल एक लड़ी या एक स्ट्रैंड को काटता है, ये गलत है। ये क्या करता है, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उन पे जाएगा, उनकी पैलिंड्रोमिक साइट पे अटैच होगा और दोनों स्ट्रैंड्स को काटेगा, सिंगल कोई एक स्ट्रैंड को नहीं काटता। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। और हमें पूछा यही था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो हमारा आंसर तो हमें यही मिल गया, लेकिन फिर भी अगले ऑप्शंस देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें रिवाइज हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। तो होता क्या है कि ये जो एंजाइम है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए की प्रत्येक लड़ी पर विशेष स्थलों पर शर्करा फोस्फेट रज्जु को काटता है। हाँ, क्योंकि हमें पता है डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ना, इसकी जो बैकबोन होती है शुगर या फोस्फेट, शुगर और फोस्फेट की बनी होती है। जो बेसिक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर भी अगर किसी को पता है तो ये लाइन इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें ये लिखा है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसकी दोनों लड़ी पे पैलिंड्रोमिक विशेष स्थल से मतलब है पैलिंड्रोमिक साइड पे उसकी शुगर एंड फोस्फेट बैकबोन को काटता है। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा आंसर तो इसका फर्स्ट ही है, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन ये है, लेकिन अगले ऑप्शन हम देख रहे हैं रिवाइज के लिए। तो ये एंजाइम डीएनए पर एक विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम की पहचान करता है। ऑब्वियसली ये आता है पूरे स्ट्रैंड पे, घूमता है, इंस्पेक्शन करता है, देन अपनी पैलिंड्रोमिक साइड पे जाके अटैच होता है और दोनों स्ट्रैंड्स को काटता है। तो अगला ऑप्शन क्या है कि ये एंजाइम डीएनए पर पहचानने हुए स्थल पर डीएनए के अणु को काटता है। तो इसके तीन स्टेटमेंट हैं, ये सही है, पहला स्टेटमेंट गलत था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और आज का हमारा जो सेशन है वो हम इसी के साथ एंड करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपकी इससे काफ़ी हेल्प हो रही होगी, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बैक टू बैक ऐसे एमसीक्यू सेशंस लेते आएँ। तो इसी के साथ हम एक सेशन और डिस्कस करेंगे जिसमें हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ में हम इस चैप्टर का ऑलमोस्ट एंड कर देंगे और इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आई होप इस लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।